प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10th हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य शुद्धि के कुछ नियमों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने कुछ नियमों का अध्ययन किया। उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम संज्ञा एवं सर्वनाम की अन्वयति का अध्ययन करेंगे। संज्ञा और सर्वनाम की अन्वयति का नियम क्या कहता है? तो नियम नंबर 1, वाक्य में साथ आने पर सर्वनाम संबंधित संज्ञा के लिंग एवं वचन का अनुसरण करता है। एक बार पुनः सुनेंगे। वाक्य में साथ आने पर सर्वनाम संबंधित संज्ञा के लिंग एवं वचन का अनुसरण करता है। अर्थात सीधे रूप में हम समझ सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम जब किसी वाक्य में एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो वे दोनों समान होते हैं। अर्थात जैसा संज्ञा का लिंग एवं वचन होता है, सर्वनाम भी उसी लिंग एवं वचन का आना चाहिए। जैसे राम ने कहा कि वह कल आएगा। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? राम। संज्ञा मीन्स नाम। किसी वस्तु का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, जगह का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, किसी का भी हो। यदि नाम आ रहा है तो वह संज्ञा है। और सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो राम क्या हुआ? संज्ञा। और वह क्या है? सर्वनाम। तो यहां पर हम देख रहे हैं राम पुल्लिंग एक वचन, तो उसी के अनुरूप यहां पर वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया, जो वह भी पुल्लिंग एक वचन का ही है। इसलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी वाक्य में यदि संज्ञा और सर्वनाम एक साथ प्रयुक्त हो रहे हों तो सर्वनाम का लिंग भी और वचन भी वही होता है जो संज्ञा का होता है। दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। नारियां कहती हैं कि वे समर्थ हैं। नारियां कहती हैं, यहां पर नारियां नाम है। उसके बाद इसके स्थान पर कौन शब्द का प्रयोग किया गया? कि वे समर्थ हैं। नारियों के लिए किसका प्रयोग किया गया है? वे का। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला शब्द है तो सर्वनाम हो गया। तो नारियां यहां पर स्त्रीलिंग बहुवचन की, तो यह भी स्त्रीलिंग बहुवचन का। यह ध्यान में रखना है कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही पूरक होते हैं। संज्ञा का जो लिंग और वचन होता है, सर्वनाम का भी वही लिंग और वचन आना चाहिए। इसी का दूसरा नियम क्या कहता है? कि सम्मान प्रकट करने के लिए सर्वनाम बहुवचन में प्रयुक्त होता है। यदि सम्मान प्रकट करना है, हमसे कोई बड़ा है, उसके लिए जब हम सम्मान प्रकट करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो हमेशा सर्वनाम बहुवचन में ही आता है। जैसे चाचा जी ने कहा कि वे कल आएंगे। अब चाचा जी ने कहा, क्या कहा? कि मैं कल आऊंगा। उन्होंने ऐसा कहा होगा, लेकिन हम उसको परिवर्तित करके कह रहे हैं कि चाचा जी ने कहा कि वे कल आएंगे। तो यहाँ पर वे, चाचा जी एक वचन है और उसके स्थान किसका प्रयोग किया? वे का, बहुवचन में। क्यों किया? क्योंकि एक वचन जो संज्ञा है उसके लिए सर्वनाम प्रयोग में लाते हैं, तो आदर प्रकट करने के लिए वह सर्वनाम हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। अगला
शुद्धिकरण का विषय है विशेषण विशेष्य की अनुवृत्ति। विशेषण और विशेष ये भी दोनों समान रूप से आते हैं। मैंने आपको पहले बतला दिया विशेष क्या है और विशेषण क्या है। विशेष जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो क्या है, विशेष्य है, और जो विशेषता बतलाई जा रही है विशेषण है। ये दोनों भी समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसा विशेष होता है वैसा ही विशेषण आना चाहिए। एक नियम के माध्यम से इसको भी समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। नियम कहता है यदि विशेषण से पूर्व, यदि विशेषण से पहले या पश्चात बेकारी विशेषण हो, बेकारी मीन्स सार्थक, जिसके रूप चलते हों, जिसके अर्थ में परिवर्तन होता रहता है, उन्हें विकारी कहा जाता है। तो ऐसे विशेषण जो बेकारी हों, जिनके अर्थ में परिवर्तन हो जाए, तो वह विशेषण विशेष्य के लिंग व वचन के अनुसार परिवर्तित होता है। सामान्य रूप से हम समझ सकते हैं कि जैसा विशेष होगा विशेषण भी वैसा ही आएगा। जैसे काला कुत्ता, यहाँ पर कुत्ता क्या है, विशेष, इसकी विशेषता बतलाई जा रही है, और कुत्ता कैसा है, काला। तो यहाँ पर कुत्ता एक वचन है, तो एक वचन में यहाँ पर विशेषण आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आया, काला कुत्ता। यदि हम यहाँ पर कुत्ते का प्रयोग कर दें, कुत्ते हो गए बहुवचन में पुल्लिंग, तो यहाँ पर विशेषण भी पुल्लिंग बहुवचन का ही आएगा, अर्थात इसी के अनुरूप आएगा। तो काले कुत्ते, ये भी बहुवचन में, ये भी बहुवचन में। सीधा लड़का, अब लड़का एक वचन है, यहाँ पर पुल्लिंग है, तो किस विशेषण का प्रयोग किया गया यहाँ पर, सीधा पर, सीधा लड़का। अब यहाँ पर मान लो बदल दें, सीधी लड़कियां, लड़कियां बहुवचन में हो गई, तो यहाँ पर भी विशेषण भी सीधी बहुवचन में आएगा। उसी प्रकार लंबे युवक, युवक के अनुसार, युवक यहाँ बहुवचन को इंगित कर रहे हैं, एक वचन होता तो लंबा युवक हो जाता। लंबे युवक बहुवचन में आ रहा है, पुल्लिंग है। उसी पर लंबी युवतियाँ, युवतियाँ कैसी है, लंबी हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि विशेष और विशेषण दोनों समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसा विशेष्य होता है वैसा ही विशेषण आता है, जैसा विशेषण होता है उसी के अनुरूप ही विशेष्य का प्रयोग किया जाता है। काले टोपे और काली टोपियाँ, तो यहाँ पर भी टोपे के अनुरूप ही विशेषण का प्रयोग किया गया है, टोपिया के अनुरूप यहाँ पर काली विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो सामान्य रूप से हम समझ सकते हैं कि विशेष और विशेषण जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उनके लिंग और वचन समान होने चाहिए। अगला है नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, अकारांत, इकारांत, ईकारांत, ऊकारांत तथा ओकारांत विशेषण सदा एक से रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अकारांत, इसको तोड़ते हैं तो अकार प्लस अंत, अकार प्लस अंत होता है, जिसके अंत में अकार हो। अब प्रश्न उठता है अकार किसे कहते हैं, अकार क्या है। तो यहाँ पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी वर्णमाला में हम वर्णों को ए, आ, ई, ऊ क्रम से बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में वर्णों को इस प्रकार से नहीं बोला जाता। संस्कृत में इनके उच्चारण का तरीका अलग है। संस्कृत में वर्णों के बाद में कार जोड़ दिया जाता है, से अकार, इकार, ऊकार, आकार, बकार, लकार, ढकार। तो हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि कार क्या है, संस्कृत में वर्णों का वस्त्र है। इसलिए अकारांत का तात्पर्य है जिसके अंत में ए हो, इकारांत का तात्पर्य है जिसके अंत में ई हो, ईकारांत का तात्पर्य जिसके अंत में बड़ी ई हो,
उकारांत का अर्थ है जिसके अंत में बड़ा ऊ हो, तथा ओकारांत का अर्थ है जिसके अंत में ओ आ रहा हो। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में ए हो, ई हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो तथा ओ हो, तो ऐसे विशेषण सदा एक जैसे रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान में रखना है कौन कौन से विशेषण होंगे वो, जिनके अंत में ए आ रहा हो, ई हो, ऊ हो तथा ओ हो। तो ऐसे विशेषण सदा एक से रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे विश्वसनीय युवक, अब यहाँ पर युवक कैसा है, विश्वसनीय, ये हो गया विशेष से, और ये क्या हुआ, विश्वसनीय विशेषण। अब लेकिन विशेषण कैसा है, पीछे अंत में क्या आ रहा है, ए, अकारांत हो गया, तो यहाँ पर युवक के अनुसार क्या है, विश्वसनीय। मान लीजिए हम युवक के स्थान पर लिखते हैं युवती, तो मैंने आपको उस ऊपर के नियम बतलाया विशेष और विशेषण समान होते हैं, तो विश्वसनीय युवती होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये नियम इसका निषेध कर देता है। ये कह रहा है कि यदि अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, ओकारांत विशेषण हो तो सदा एक जैसे रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर विश्वसनीय क्या है, विशेषण है, और कैसा है, अकारांत, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे विशेष से पुल्लिंग का आ जाए चाहे स्त्रीलिंग का आ जाए। उसी प्रकार घरेलू सेवक, सेवक कैसा है, घरेलू, सेवक हुआ विशेष, घरेलू हो गया विशेषण, लेकिन घरेलू शब्द में अंत में क्या आ रहा है, ऊ, कैसा हो गया, उकारांत, तो इसमें भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे सेवक पुल्लिंग का हो, विशेष पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग का हो। जैसे घरेलू सेविका, तो यहाँ पर सेविका स्त्रीलिंग की आ रही है, लेकिन घरेलू, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ये विशेषण और कैसा है, उकारांत है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ऐसे विशेषण जिनके अंत में ए हो, ई हो, ऊ हो तथा ओ हो, तो उन विशेषणों में किसी ही प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे विशेष से पुल्लिंग का आ जाए चाहे स्त्रीलिंग का, ये सभी जगह अपने मूल स्वरूप में रहते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखते हैं अन्विति के अंतर्गत लास्ट अन्विति, संबंध, संबंधी अन्विति। संबंध क्या है, कारक है, और संबंधी क्या है, जिससे किसी का रिश्ता हो, वो संबंधी हुआ। तो उनकी अन्विति कहाँ होती है, किस स्थिति में होती है, इसके लिए एक नियम है कि संबंध कारक का लिंग और वचन वाक्य में प्रयुक्त संबंधी के लिंग और वचन का अनुसरण करता है। पुनः समझेंगे, संबंध कारक का लिंग और वचन वाक्य में प्रयुक्त संबंधी के लिंग और वचन के अनुसार आता है। अर्थात संबंध कारक का जो लिंग और वचन है वह किसके अनुसार आएगा, संबंधी के अनुसार। संबंधी का जो लिंग और वचन होगा वही संबंध कारक का लिंग और वचन होगा। जैसे कौशल्या दशरथ की रानी थी, अब यहाँ पर संबंध कारक कौन सा है, दशरथ, संबंधी कौन है, कौशल्या। तो इन दोनों का लिंग समान होगा। राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, यहाँ पर संबंध कारक कौन सा है, दशरथ, इसके संबंधी कौन है, राम और लक्ष्मण। तो यहाँ पर दशरथ और राम लक्ष्मण इन दोनों का लिंग और वचन समान रूप से प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर हमने अन्विति से संबंधित कुछ अशुद्धियों का, शुद्धिकरण के कुछ नियमों का उल्लेख किया, उन्हें समझने का प्रयास किया। आगे हम देखते हैं
तो पदबंध संबंधी अशुद्धियां आती हैं। पदबंध किसे कहते हैं? तो देखिए, पदबंध का अर्थ है कई पदों का समूह। अब प्रश्न उठता, पद किसे कहते हैं? पद को समझना परम आवश्यक है। जैसे मैं कहता हूं राम, सीता, वन, जाती है। यदि इस प्रकार से जब शब्द लिख दिए जाते हैं स्वतंत्र रूप से, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? शब्द कहलाएंगे। लेकिन जब यही शब्द वाक्यों में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, राम वन जाता है। मैंने इन शब्दों को वाक्य के रूप में लिख दिया, तो वाक्य के रूप में लिखे जाने पर ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? पद। इनका नाम बदल जाएगा, डिग्री मिल जाएगी इनको एक। तो राम क्या हुआ? यहाँ पर पद हो गया। वन क्या हुआ? पद हो गया। जाता है क्या हुआ? पद हो गया। तो यहाँ पर देखिए, पदबंध क्या है? पदबंध का अर्थ है कई पदों का समूह। जहाँ पर कई पद मिल जाए तो उनका समूह क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। पदबंध एक पद जैसा ही कार्य करता है, इसलिए पदबंध पदों की वह सामूहिक इकाई है जो वाक्य में संज्ञा, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। एक बार पुनः समझेंगे। पदबंध का अर्थ है कई पदों का समूह। जब कई पद एक साथ मिलकर के प्रयुक्त हो जाते हैं तो वह पदबंध कहलाता है। पदबंध एक पद जैसा ही कार्य करता है। पदबंध है वो एक पद के समान ही कार्य करता है, इसलिए पदबंध पदों की वह सामूहिक इकाई है जो वाक्य में संज्ञा, विशेषण, क्रिया एवं क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। इस दृष्टि से पदबंध के 4 भेद होते हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा विशेषण पदबंध, तीसरा क्रिया पदबंध और चौथा क्रिया विशेषण पदबंध। अब हम देखते हैं संज्ञा पदबंध क्या है। जो पदबंध संज्ञा पद के रूप में प्रयुक्त होता है, जो पदबंध संज्ञा पद के रूप में प्रयुक्त होता है उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। अर्थात जहाँ पर कई संज्ञाएं एक साथ मिलकर कह जाए, जैसे श्री राम प्रसाद, यहाँ पर संज्ञा का मेल हो रहा है, कई पद मिल रहे हैं। संज्ञा मीन्स नाम। श्रीमती अग्रवाल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो यहाँ पर कई संज्ञा पदों का एक मेल है, इसलिए ये सभी पद क्या कहलाएंगे? संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। एक बार पुनः समझने का प्रयास करेंगे। जो पदबंध संज्ञा पद के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे श्री राम प्रसाद, श्रीमती अग्रवाल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इस प्रकार के जो शब्द हमको देखने को मिलेंगे वो सभी संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है विशेषण पदबंध। विशेषण का कार्य करने वाला पदबंध विशेषण पदबंध कहलाता है। ऐसा पदबंध जो कई विशेषणों के योग से बनता है या जो विशेषण का कार्य करता है वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे अत्यंत मीठा, यहाँ पर विशेषण मिलेंगे कई,
मीठा भी विशेषण है और अत्यंत भी विशेषण है। कुछ कुछ लाल, लाल भी विशेषण है और कुछ कुछ ये भी विशेषण है। तेज चलने वाली गाड़ी, गाड़ी विशेषण है और तेज चलने वाली। घोड़े पर सवार सैनिक, तो ये सभी क्या है यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो विशेषण का कार्य करने वाला पदबंध विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे अत्यंत मीठा, कुछ कुछ लाल, तेज चलने वाली गाड़ी, घोड़े पर सवार सैनिक इत्यादि विशेषण पदबंध के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं तो आता है तीसरा क्रिया पदबंध। जहाँ क्रिया एक से अधिक पदों के मेल से बनती है उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जहाँ क्रिया एक से अधिक पदों के मेल से बनती है वह क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे वह कल देर तक सोता रहा, अब यहाँ पर सोता रहा था, तो यहाँ पर दो क्रिया हो गई, सोना और रहना। भाग्य का लेख कोई मिटा नहीं सकता, मिटाना और सकना, दो क्रिया हो गई। मैं पुस्तक नहीं पढ़ सकता, पढ़ना और सकना। तो जहाँ पर एक से अधिक क्रिया मिल जाती है तो वह क्रिया पदबंध कहलाता है। लास्ट है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे वह लंगड़ाकर चलता है, तो यहाँ पर लंगड़ाकर चलना क्रिया हुई और इसकी विशेषता क्या है, लंगड़ाना, तो ये क्या हुआ, क्रिया विशेषण। सूरज धीरे धीरे छिप गया, छिपना क्रिया, और कैसे छिपा जा रहा, धीरे धीरे, तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदबंध है उसे हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पदबंध संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं उनके लिए कुछ विशिष्ट चीज़ों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे देखते हैं तो इससे संबंधित कुछ अन्य नियम भी हैं, क्योंकि वाक्य शुद्धि का जो प्रकरण है थोड़ा सा लंबा है, तो उसको समझने के लिए हमें कुछ एक दो वीडियो और समझने पड़ेंगे, तब जा कर के ये विषय संपूर्ण होगा। इससे आगे जो हम अशुद्धियाँ संशोधित करने के नियमों का अध्ययन करेंगे उनमें कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं, वचन संबंधी हैं, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं, तो उनको समझना परम आवश्यक है। कारक हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। कारक का पहला वेद है कर्ता, उस कर्ता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको थोड़ा विस्तार से नहीं समझा पाया उसको। यहाँ पर कर्ता को समझना है। कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया का संपादक कर्ता कहलाता है, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो कर्ता का वास्तु स्वरूप क्या होगा, इनमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, इसका विवेचन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। आज का विषय यहीं पर समाप्त किया जाता है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।